नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी सुलझ नहीं पाया है, पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने इस पर बटा हुआ फैसला दिया है और अब इसका फैसला 3 जजों की पीठ करेगी। 2 जजों में से एक ने राज्य सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को सही माना है, तो दूसरे जज को यह प्रतिबंध गलत लग रहा है। दरअसल मामला कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध का था। इसी साल मार्च में कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रतिबंध के फैसले को सही ठहराया था और फिर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 26 अपीलें दायर की गई थीं। इन्हीं अपीलों के आधार पर गुरुवार को दोनों जजों का बटा हुआ फैसला आया है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने प्रतिबंध को सही ठहराया और अपील को खारिज कर दिया, लेकिन न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने अपील को स्वीकृति दी और कर्नाटक सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद पीठ ने कहा कि चूंकि जजों के बीच मतभेद है, इसलिए मामले को मुख्य न्यायाधीश के सामने उचित निर्देशों के लिए रखा जाए। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कम से कम 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। अब जान लेते हैं कि जजों का अपने फैसलों के पीछे तर्क क्या था। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में 11 सवाल उठाए और कहा कि हिजाब पहनने की इस्लाम धर्म में कोई अनिवार्यता नहीं है और राज्य सरकार का आदेश शिक्षा हासिल करने के उद्देश्य को पूरा करता है, यानी उन्होंने प्रतिबंध को सही बताया। लेकिन न्यायमूर्ति धूलिया का कहना था कि इस मापदंड पर इसे परखने की जरूरत ही नहीं है। उनके मुताबिक इस्लाम में इसकी अनिवार्यता है या नहीं, ये कोई सवाल ही नहीं है। हिजाब पहनना या नहीं पहनना बस चयन का सवाल है, चॉइस का सवाल है। उन्होंने बिजॉय इमैनुअल नाम के एक दूसरे मामले का हवाला देते हुए कहा कि सबसे अहम बात है कि मामला लड़कियों की शिक्षा का है। इस मामले में लोग अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। दरअसल ये विवाद इसी साल जनवरी में कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ था, जब एक कॉलेज की 6 छात्राओं ने कक्षा में हिजाब पहनने से रोके जाने का विरोध किया था। हिजाब पर विवाद उडुपी के अलावा कर्नाटक के कई दूसरे जिलों तक फैल गया। हिजाब के साथ कॉलेज जाने की मांग को लेकर कई हफ्ते प्रदर्शन चले और छात्राएं कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंच गईं। अपनी याचिका पर आए फैसले से निराश होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हिजाब को लेकर भारत ही नहीं बल्कि ईरान समेत कुछ अन्य देशों में भी इसका विरोध हो रहा है और बहस चल रही है। जहां तक भारत का सवाल है तो इसके पीछे कपड़े पहनने की व्यक्तिगत आज़ादी, धार्मिक भावना, संस्कृति जैसी चीज़ों से ज़्यादा चर्चा राजनीतिक स्तर पर हो रही है। सवाल यह है कि हिजाब की कानूनी लड़ाई यदि जीत भी ली जाती है तो इससे किसे फायदा होगा? क्या आज़ादी की मांग करने वाली उन लड़कियों को इसका कोई लाभ मिलेगा जिन्हें इस लड़ाई के जरिए एक मध्यकालीन रूढ़िवादी परंपरा में झोंका जा रहा है और उस पर कानूनी मुहर लगवाने की कोशिश हो रही है? आज के आधुनिक युग में अदालत यदि इस प्रथा को मंजूरी दे भी देती है तो क्या इसे प्रगतिशील समाज की निशानी समझा जाएगा? रहेगी तो ये रूढ़िवादी प्रथा ही। हिजाब के पक्ष में फैसले से तो उन मुस्लिम महिलाओं की भी मुसीबत हो जाएगी जो इस रूढ़िवादी परंपरा को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। तब उनके ऊपर पारिवारिक और सामाजिक दबाव के अलावा कानूनी दबाव भी काम करेगा। वो दूसरी महिलाओं को इस प्रथा को खत्म करने के लिए क्या प्रेरित कर पाएंगी? उन्हें तो खुद दबाव में आकर हिजाब पहनना पड़ सकता है। इसका असर सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा, बल्कि ईरान जैसे देश में भी प्रभाव पड़ेगा, जहां हिजाब के विरोध में आवाजें एकाएक तेज हो गई हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई फैसला वहां और उस जैसे तमाम इस्लामी देश के लिए नजीर बन सकता है और वहां लोग ये दलील दे सकते हैं कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में वहां की सर्वोच्च अदालत यदि हिजाब को एक जरूरी मजहबी परंपरा बता रही है तो किसी इस्लामिक देश में इस पर कैसे सवाल उठ सकते हैं? बड़े आश्चर्य की बात है कि ईरान जैसे देश में महिलाएं हिजाब से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही हैं और अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार है। वहीं भारत में हिजाब के पक्ष में दलीलें दी जा रही हैं और हिजाब के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया जा रहा है। दरअसल इस मामले में 2 अलग अलग मुद्दे हैं। एक बहस है सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पर और दूसरा राजनीतिक स्तर पर। कर्नाटक में शुरू हुए विवाद के पीछे सांस्कृतिक और धार्मिक मकसद नहीं बल्कि राजनीतिक मकसद या नीयत का विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले सरकार की नीयत पर संदेह कर रहे हैं। सरकार को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह इस बात का कि सरकार लड़कियों और महिलाओं को हिजाब उतारने को मजबूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह संदेह करने वालों को भी सोचना चाहिए कि इससे किसी सरकार को क्या हासिल होगा और कोई सरकार ऐसा क्यों चाहेगी।
लेकिन यह संदेह तब और पुख्ता होता है जब सिख धर्म में पगड़ी और कृपाण तक की इजाजत धार्मिक प्रतीक के तौर पर मिलती है। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि क्या हिजाब भी कोई धार्मिक प्रतीक है? यकीनन नहीं। इस व्यक्तिगत अभिरुचि और आज़ादी से संबंधित मामले को जिस तरह से एक धार्मिक राजनीतिक लड़ाई बनाने के बाद उसे कानूनी विवाद में भी घसीट लिया गया है, उसे देखकर 37 साल पहले का शाहबानो का मामला याद आता है। शाहबानो नाम की 73 साल की एक तलाकशुदा महिला ने अपने गुजारे भत्ते की मांग के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन शाहबानो का ये व्यक्तिगत मसला कुछ कथित धर्मगुरुओं के हस्तक्षेप के चलते पहले धार्मिक मामला बना और फिर राजनीतिक। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे अपने निजी कानून में हस्तक्षेप के तौर पर देखा, जहां महिला को गुजारे भत्ते की व्यवस्था नहीं की गई है। यदि नहीं की गई है तो आगे की जाए ये उन्हें स्वीकार भी नहीं था। ऐसा इसलिए कि धर्मगुरुओं की फौज में अभी भी पुरुषों का लगभग एकाधिकार है और वो महिलाओं की आज़ादी को कैसे स्वीकार कर लें। बहरहाल उस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और उसकी सुनवाई का नेतृत्व जस्टिस YV चंद्रचूड़ कर रहे थे। पिछले दिनों चीफ जस्टिस के तौर पर नामित हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ उन्हीं के बेटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे शादी के 43 साल बाद तलाक दे दिया गया था। अदालत ने उन्हें गुजारे के लिए हर महीने 500 रुपए दिए जाने का आदेश दिया, लेकिन मुस्लिम समुदाय में इस फैसले का जबरदस्त विरोध हुआ। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल बताया। 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए और संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। कांग्रेस पर एक और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा और उसके बाद से वो यूपी और बिहार जैसे कई राज्यों से धीरे धीरे सत्ता भी खोती गई। बहरहाल हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब 3 जजों की पीठ करेगी, लेकिन देखना यह होगा कि यह फैसला महिलाओं की आज़ादी के पक्ष में आता है या फिर धार्मिक मान्यताएं संविधान प्रदत्त आज़ादी पर भारी पड़ती हैं।